वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की कि उनको किस सिस्टम के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो सिस्टम का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसी जो आपको इक्वेशन दी जाती है दो इक्वेशन पेयर में, वो हम किस तरीके से चेक करें कि उनके सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं कि हम उनका ग्राफ बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, या फिर अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ की नेचर क्या होगी। ग्राफ में बनाते समय जो हमारे पास लाइंस आती हैं, क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या वो पैरेलल लाइंस होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होंगी। ठीक है, इस बात को हम किस तरीके से सेटिस्फाई करें या किस तरीके से उन चीजों को शो करें क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है, तो उन चीजों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से। तो सिस्टम का मतलब यहाँ पर एक तरीके से ये भी है कि जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें किस तरह के सॉल्यूशन निकल कर आते हैं। क्या वो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होते हैं या वो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, या क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्या उनके सॉल्यूशन आएंगे या नहीं आएंगे, या नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही जो हमें चेकिंग करनी होती है उसी को हम सिस्टम से शो करते हैं। तो सिस्टम के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि जो इक्वेशन हमें दी गई है वो कंसिस्टेंसी में है या इनकंसिस्टेंसी में है। तो कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेगा उसमें हमारे पास दो इक्वेशन होंगी और दोनों पेयर में होंगी, और वो जो इक्वेशन होंगे उसमें कम से कम दो वेरिएबल होंगे, एक्स एंड वाई, या कुछ और वेरिएबल होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने वेरिएबल होंगे, दो, और दो ही इक्वेशन होंगी हमारे पास। उन दोनों इक्वेशन को ही हमें ये चेक करके देखना है क्या उनका ग्राफ बनेगा तो किस तरीके का बनेगा, या जो उनके सॉल्यूशन होंगे तो किस तरीके के सॉल्यूशन होंगे। तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा उन दोनों इक्वेशन की हमें सबसे पहले जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशन है उनकी जनरल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जनरल फॉर्म लिखता हूं, फिर उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह के केसेस आपको देखने को मिलेंगे और किस तरह के केस में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किस तरह के क्वेश्चन करते समय हमें सॉल्यूशन फाइंड होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो दो इक्वेशन होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो उनकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हम किसको शो कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को शो कर देते हैं। इसी तरीके से एक इक्वेशन और होती है, वो होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखाऊं कि 2x प्लस 3y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड 5x माइनस 3y और प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती हैं, क्या आप इनको सॉल्व कर सकते हैं? अगर सॉल्व कर सकते हैं तो इनका जब ग्राफ बनाया जाएगा तो इस ग्राफ की नेचर क्या होगी, ग्राफ में किस तरह की लाइन्स हमें देखने को मिलेंगी। क्या वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, क्या वो लाइन आपस में कोइंसिडेंट होंगी, क्या वो लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसी को कहते हैं सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो इनफाइनाइट होंगे या ओनली वन सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह की जो इक्वेशन होंगी तो हमें उनको जनरल फॉर्म से कंपेयर करना होता है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू क्या क्या है, वो हमें फाइंड करनी होती है सबसे पहले। क्योंकि जितने भी सिस्टम हमें मिलेगा, या कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी मिलेगी, या सॉल्यूशन मिलेंगे, या हमें ग्राफ बनाने को मिलेगा, तो सबसे पहले हमें a1 a2 से ही पता लगेगा, क्योंकि वहां पर हमारे पास बहुत सारी कंडीशन होती हैं। वो कंडीशन आज हमें सीखनी है। ठीक है, तो कंडीशन के लिए हमें ये कोएफिशिएंट की वैल्यू जरूर पता हो, क्योंकि इन्हीं कोएफिशिएंट से वो कंडीशन बनाई गई है। और कंडीशन हमें तब पता चलेंगी जब हमें ये जनरल फॉर्म याद हो। जनरल फॉर्म, ये वाली जो जनरल फॉर्म है वो फर्स्ट इक्वेशन के लिए होती है, और ये जो जनरल फॉर्म है वो सेकंड इक्वेशन के लिए होती है। ये दोनों जनरल फॉर्म हम अच्छी तरीके से इन्हें लर्न कर लें। a1x
b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। यहाँ पर x और y है, ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट a1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट b1 है और ये कांस्टेंट टर्म c1 है। ये निगेटिव पॉजिटिव कैसी भी हो सकती हैं, ये भी निगेटिव पॉजिटिव कैसी भी हो सकती हैं। ऐसे यहाँ पर a2 b2 c2, ठीक है। अगर मैं चेक करना चाहूं तो ये जो इक्वेशन दी गई है यहाँ पर, तो a1 की जगह पर 2 माना जाएगा, b1 की जगह पर 3 और c1 की जगह पर -5 आएगा। ठीक, मैं लिख कर दिखाता हूं कि a1 की वैल्यू जो आएगी वो फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर कितनी आएगी, 2 आएगी। b2 की वैल्यू जो आएगी वो b1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी इजिकल टू कितना, 3। एंड c1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में c1 कितना है, ये -5, c1 इजिकल टू -5। ठीक है, माइनस का साइन जरूर लगाया जाता है। एक बार को आप प्लस का साइन लगाओ या मत लगाओ, प्लस का साइन नहीं लगा हुआ है तो वो साइन प्लस का ही माना जाता है। देखिए यहाँ पर 2 के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस माना जाएगा, लेकिन 5 के साथ ये माइनस का साइन लगाया जाएगा। यहाँ पर a2 की जगह पर कितना माना जाएगा, 5, a2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये 5, b2 कितना हो जाएगा सेकंड इक्वेशन में, ये 2 का मतलब है सेकंड इक्वेशन और 1 का मतलब है फर्स्ट इक्वेशन, तो b2 हो जाएगा -3। देखिए यहाँ पर -3 है तो -3 लिख दिया, जबकि ऊपर वाली इक्वेशन कितना था, +3 था। और लास्ट जो c2 है कितना है, वो यहाँ पर 5 है। इस तरीके से अगर आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो तो बाकी कंडीशन भी आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो मैं वो कंडीशन लिखता हूं, उन कंडीशन की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि किस कंडीशन में कंसिस्टेंसी होती है और किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंसी होती है और किस कंडीशन में ग्राफ किस तरीके का बनता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देयर आर 3 टाइप ऑफ सिचुएशन। यहाँ पर 3 तरह की सिचुएशंस हैं, ये आपको याद भी करनी है और समझ में भी आनी चाहिए। इन्हीं सिचुएशन से हम ये आइडिया लगा सकते हैं जो इक्वेशन हमें दी गई हैं उनके सॉल्यूशन किस तरह के होंगे, ठीक है। या जब हम ग्राफ बनाएंगे, उनका ग्राफ बनाने के लिए जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमसे कहेगा कि ग्राफ बनाइए और बताइए इसमें किस तरह की लाइंस आपको मिली, तो वो हम इन्हीं तीनों से पता कर लेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सिचुएशन है वो है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 का मतलब ये है कि ये जो कोएफिशिएंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, जब आप इनको निकालेंगे इक्वेशन से तो उनकी वैल्यू इक्वल नहीं आनी चाहिए, ये कुछ और आनी चाहिए, ये कुछ और आनी चाहिए। जब दोनों वैल्यू सेम नहीं होंगी तब ये कंडीशन हमें ये बताएगी कि जो इक्वेशन आपको दी गई हैं उसके सॉल्यूशन किस तरह के होंगे। तो दीज कंडीशन सो इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब होता है केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन निकल कर आएगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू केवल एक होगी उस इक्वेशन के लिए। इट सो आल्सो इसका मतलब ये होगा कि ओनली वन सॉल्यूशन। इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। और साथ ही साथ ये भी पता लगेगा जब हम उन इक्वेशन का ग्राफ बना रहे होंगे तो उसमें जो 2 लाइन आएंगी निकल के, उसमें जो 2 लाइन्स आएंगे निकल कर वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे एंड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। तो कंसिस्टेंस का मतलब समझिए, कंसिस्टेंट वो चीज होती है जब हम किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन हम निकल कर आ रहे हैं, चाहे एक है या बहुत सारे हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंस। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कितने आए, एक सॉल्यूशन निकल कर आया, मतलब यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आया। तो दिस कंडीशन आल्सो शोज कंसिस्टेंस। This condition is also called consistence.
टेंस। तो यहाँ पे आपको तीन चीजें मिली देखने को, एक तो यूनिक सॉल्यूशन मिला, एक यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है ओनली वन सॉल्यूशन, और साथ ही साथ में लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्ट लाइन होती है, इंटरसेक्ट करेंगी, एंड कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, केवल इसी से a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, और एक दूसरा इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये सेकंड इक्वेशन है। तो आप क्या काम करोगे, इसमें a1 देखोगे, a1 कितना है, a1 2, b1 3 एंड c1 कितना है, c1 इधर की तरफ होना चाहिए, लिखा हुआ c1 इधर की तरफ क्या हो 0, तो मैं जब इधर 0 लिखूंगा तो ये 1 इधर आएगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, c1 हो जाएगा माइनस का, फिर a2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और b2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस के 5। तो मैं क्या काम करूंगा, a1 अपॉन a2, यहाँ पर लिखो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 3, a1 की वैल्यू 2 है और 3 इसकी a2 की वैल्यू है, एंड b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू 3 और ये 2, 3 और 2 है, तो दोनों को लिखिए, ये 2 अपॉन 3 और ये 3 अपॉन 2, क्या ये दोनों एक जैसे हैं, क्या ये दोनों इक्वल है, ये बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है, मतलब ये 2 अपॉन 3 है, ये 2 अपॉन 3 है, ये कुछ और है, ये कुछ और है। अगर मैं इनकी वैल्यू निकालूंगा तो इसकी अलग आएगी, इसकी अलग आएगी, तो इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है, एक जैसे नहीं है, समान नहीं है। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। तो हमें कहां से पता लगा, ये इक्वेशन से पता लगा। तो आपसे पूछेंगे क्या आप इसको सॉल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ग्राफ किस कंडीशन का होगा, तो ग्राफ कैसा होगा, उसमें जो लाइन आएंगी वो इंटरसेक्ट होंगी। अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा ऐसे करके तो इसमें दो लाइन मिलेंगी, एक लाइन इस तरीके से, एक लाइन इस तरीके से, दोनों लाइन आपस में क्या करेंगे, काटेंगे एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो एक दूसरे को काटेंगे, साथ ही साथ कितने पॉइंट पर काटेंगे, एक ही पॉइंट पर काटेंगे, इसलिए कितने सॉल्यूशन होंगे, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा इन वाली इक्वेशन का। तो ये सारी बात हमें किससे पता चल गई, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 से। अगर हमें ये सिचुएशन आती हैं तो हम किसी भी इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं कि उसके सॉल्यूशन किस तरीके के होंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन, इतनी बात पता चल गई हमें, इतने सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, इतनी बातों को हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन में हमें किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो हम उनको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर चार चीजें, यूनिक, इंटरसेक्ट, कंसिस्टेंट, ओनली वन सॉल्यूशन। यूनिक को ही हम ओनली वन कहते हैं, जिसका केवल एक ही सॉल्यूशन होता है उसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। साथ ही साथ जहां पर सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं उस कंडीशन को हम कंसिस्टेंस कहते हैं या कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन आई। सेकंड कंडीशन में क्या पूछा गया है कि किस तरह के सॉल्यूशन होंगे, तो उसको भी लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन लिख रही है वो लिखी हुई है आपके सामने, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पर दोनों चीजें इक्वल हैं, मतलब दो चीजें बिल्कुल सेम आएंगी, लेकिन जो c1 अपॉन c2 आएगा वो क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। जब ऐसी कोई कंडीशन होती है तो इस तरह के सॉल्यूशन कैसे होंगे, किस तरह के फाइंड करेंगे, उनको फाइंड करेंगे या नहीं करेंगे, या ग्राफ आएगा तो किस तरह का ग्राफ होगा। तो इस कंडीशन में देखिए, ये जो कंडीशन होती है ये कंडीशन शो करती है, दिस कंडीशन शोज, ठीक है, कि इक्वेशन, इसमें तो यूनिक सॉल्यूशन थे। ठीक है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन थे, तो इसमें किस तरह के सॉल्यूशन होंगे, इसमें क्या होगा, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। नो का मतलब उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक, जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसका मतलब हो गया इट शो आल्सो। ये हमें ये भी बता रही है कि जब कोई सॉल्यूशन नहीं है, जब कोई सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज शो देयर इज नो अदर, देयर इज नो सॉल्यूशन। अदर हटा दो, देयर इज नो सॉल्यूशन। जो इक्वेशन हमारे पास होंगी दो, उनका कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा,
द ग्राफ, ग्राफ मतलब जो लाइंस होती हैं, ग्राफ मतलब जो लाइंस होती हैं, ग्राफ मतलब जो लाइंस हमें मिलेंगी, डू नॉट, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगी? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, डू नॉट इंटरसेक्ट। जब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो क्या कंडीशन निकल कर आएगी? डू नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल, वो पैरेलल्स होंगी। वो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, जब काटेंगे नहीं तो पैरेलल होंगे, जब पैरेलल होंगी तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसे होंगे? दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड, जब कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिला, जब कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिला तो वो कौन सी चीज बन जाती है? इनकंसिस्टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? इनकंसिस्टेंस, इज आल्सो कॉल्ड इनकंसिस्टेंस। ठीक है, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक, तो ग्राफ जब हम बनाएंगे ऐसी इक्वेशन का, तो ग्राफ जो होता है हमेशा पैरेलल लाइंस आता है। ठीक है, या फिर ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से लाइंस हमें मिल सकती हैं। तो वो लाइन आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी, हमेशा पैरेलल लाइंस होंगी और हमेशा इनकंसिस्टेंस को शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें ये केवल इस कंडीशन में होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, इसके बाद जो थर्ड कंडीशन है वो कंडीशन ये बता रही है कि ये जो कंडीशन है कि यहाँ पर तीनों चीजें आपस में क्या है? बराबर है। इसमें दो चीज बराबर होती है, तीसरी क्या होती है? डिफरेंट। इसमें तीनों चीजें बराबर है, जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर है 4x प्लस के 6y माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर देखेंगे ये a1 है, ये b1 और ये क्या है? c1 है। तो यहाँ पर लिख लिया a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू कितनी है? माइनस के 5 है। ओके, और यहाँ पर a2 कितना है? 4 और b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस के 10। इस तरह की जब है तो हम क्या काम करते हैं? a1/a2 निकालेंगे, b1 b2 निकालेंगे, c1 c2 निकालेंगे। तो a1/a2 कितना आएगा? 2/4। b1/b2 निकालिए आप तो कितना आ जाएगा? 3/6 और c1/c2 आप निकालने की कोशिश कीजिए तो ये आएगा माइनस के 5/-10। तो हमें मिलेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये मिलेगा 1/2, 5 1 जा 5, 5 2 जा ये मिलेगा 1/2। ये तीनों वैल्यू कैसे आएंगे? निकल कर एक जैसे आएंगे, 1/2, 1/2, 1/2। इट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों केस क्या आ गए? आपस में बराबर आ गए। जब ये तीनों केस आपस में बराबर आ गए तो कौन सी कैटेगरी आ गई? थर्ड कैटेगरी आ गई। थर्ड कैटेगरी में क्या होता है कि दिस कंडीशन सोज, हमें क्या बताएगी ये कंडीशन? ये कंडीशन हमें ये बता रही है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जब तीनों एक जैसी आ गई तो यहां पे लिखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हम बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं ऐसे इक्वेशन के। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या बात होगी? जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में जो हमें लाइंस मिलेंगी, लाइंस, ग्राफ में जो हमें लाइंस मिलती हैं वो हमेशा कैसी लाइन होंगी? ओवरलैपिंग लाइन होंगी। इस तरीके से जब हम ग्राफ बनाएंगे तो लाइन तो दो होंगी। लाइन कितनी होंगी? दो। दिखाई कितनी देगी? केवल एक लाइन दिखाई देगी। लाइन के ऊपर लाइन होगी, लाइन के ऊपर लाइन होगी, मतलब एक लाइन बनाई और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, हमें दिखाई नहीं दे रही, दूसरी लाइन दुबक गई इसके अंदर। ठीक है, तो लाइन जो होंगी को इंसिडेंट होंगी, को इंसिडेंट होंगी। और को इंसिडेंट का मतलब होता है ओवरलैप, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग लाइन्स होंगी। ओवरलैपिंग लाइन मतलब लाइन दो होंगी लेकिन दिखाई कितनी देंगी? केवल एक दिखाई देगी। हम जब ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ अलग बनेगा, इसका ग्राफ अलग बनेगा, मतलब दो लाइन मिलेंगी। दो लाइनों से जो ग्राफ बनता है वही ग्राफ हम इसमें बनाएंगे। तो यहाँ पर लाइन हमें केवल कितनी मिलेंगी? एक लाइन दिखाई देगी, लाइन के ऊपर लाइन आएगी। इसके जो सॉल्यूशन होंगे वही सॉल्यूशन इसके होंगे, सेम टू सेम एक जैसे सॉल्यूशन होंगे। इसलिए ग्राफ बनाते समय हमें दो लाइन
तो होंगी, लेकिन दिखाई कितनी देंगी, केवल एक ही दिखाई देंगी। ऐसी कंडीशन कहते हैं कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग लाइन, और ऐसी इक्वेशन के होती हैं सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के साथ साथ तो ये कंडीशन किसको शो करती है, दिस कंडीशन। तो हमने बताया या तो सॉल्यूशन यूनिक होते हैं या सॉल्यूशन कैसे होते हैं, एक भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में कैसे निकला है, बहुत सारी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल आए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल आए, ओवरलैपिंग नहीं। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, इस कंडीशन, दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें सॉल्यूशन फाइंड हो गए, जिसमें सॉल्यूशन हमें मिल जाते हैं, चाहे 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 10 मिले, 1000 मिले, लाख मिले, करोड़ मिले, चाहे कितने मिले, इनफाइनाइट मिले, वो चीज कंसिस्टेंस होती है। मतलब जिसमें हम कोई चीज फाइंड कर पा रहे हैं, जिसमें हम किसी चीज को ढूंढ पा रहे हैं, वो चीज क्या होती है, कंसिस्टेंस होती है। और जिसमें हम किसी चीज को सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पा रहे, जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल के आ रहा, वो किस में आ जाती है, इनकंसिस्टेंस में आ जाती है। तो कंसिस्टेंट तो होगी साथ में इसके साथ एक वर्ड जुड़ जाता है, एक वर्ड जुड़ जाता है, उसको कहते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, अब डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं, कंसिस्टेंट तो है ही है और साथ में क्या है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो दो लाइंस होती हैं हमारे पास, दो इक्वेशन होती हैं, उसमें एक इक्वेशन के सॉल्यूशन दूसरी इक्वेशन पर डिपेंड करते हैं, या दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन पर डिपेंड करते हैं, या हम ये कह सकते हैं जो हमने ग्राफ बनाया है उसमें एक लाइन दूसरी लाइन पर डिपेंड कर रही है, एक लाइन दूसरी लाइन पर निर्भर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कंसिस्टेंट के साथ क्या जुड़ जाता है, डिपेंडेंट जुड़ जाता है। तो यहाँ पर केवल कंसिस्टेंट होता है और यहाँ पर कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होता है। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ऐसी कौन सी क्राइटेरिया होता है, कौन सी कंडीशन होती है, कौन सी सिचुएशंस होती है इन तीनों में से जिसमें डिपेंडेंट होती है सॉल्यूशन, तो डिपेंडेंट इसमें होते हैं। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें सॉल्यूशन कंसिस्टेंस होते हैं, तो दो कंडीशन में एक तो इसमें कंसिस्टेंट होते हैं, एक इसमें कंसिस्टेंट होते हैं। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कंसिस्टेंस के साथ साथ डिपेंडेंट भी होते हैं, तो केवल एक ही कंडीशन है जिसमें कंसिस्टेंट के साथ साथ क्या भी होते हैं, डिपेंडेंट भी होते हैं। तो ये तीनों कैटेगरी हमें आनी चाहिए। इन तीनों कैटेगरी को हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में ये भी कोशिश करेंगे कि इनको हम किस तरीके से वेरीफाई करते हैं इक्वेशन करते समय। ठीक है, अगर हमें ये तीनों कैटेगरी याद है तो हम किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कौन कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है, कौन डिपेंडेंट है, किसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, कौन से इनफाइनाइट नहीं है, या किस कंडीशन में हमें सॉल्यूशन मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसी कौन सी कंडीशन जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं, तो जिसमें नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन, डज नॉट, डू नॉट इंटरसेक्ट, ऐसी कंडीशन पैरेललाइंस है। ठीक है ना, इसमें नहीं मिलते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इनकी तैयारी कीजिए, इनको याद करने की कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है पूरी तरीके से, उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है एनसीईआरटी बुक में, आप उसको एक बार याद करने की कोशिश कीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।